हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मानव केमिस्ट्री में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरा जोर से दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। जी हाँ, बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर में, वेपर प्रेशर, जिसको हम जानेंगे कि वेपर प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एंड हाउ वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो देखिए, वेपर प्रेशर की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, नाम से तो समझ में आ ही रहा है कि द प्रेशर exerted by vapors, pressure exerted by vapors is called vapor pressure। लेकिन ये बहुत ही इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। अभी जरा हम इसकी तह तक जाएंगे और इसकी बारीकियों को जानेंगे। देखिए, वेपर कौन बनाएगा? लिक्विड बनाएगा। तो वेपर प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। अब ये हमारा हो गया है कोई लिक्विड, और लिक्विड बना होता है मॉलिक्यूल्स का, है ना। अब जैसे आप ये समझ लीजिए, कोई क्लास है तो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो सब पार्टिकल हो गए हैं, और स्टूडेंट्स तो आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे ही करेंगे, यानी उनमें आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगी। सपोज अगर ये वाटर होता तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, दैट इज इस तरह की कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में इन सब की होती, राइट। चलिए, इस तरह की कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी आपस में कुछ ना कुछ होती, हम ऐसा मान लेते हैं। अब क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल इंटीरियर में होते हैं, ये सपोज कीजिए लिक्विड के पार्टिकल इंटीरियर में हैं और ये बिल्कुल टॉप फ्लोर पर है, तो जो इंटीरियर में मॉलिक्यूल होता है, इट इज इक्वली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जो मॉलिक्यूल बल्क में होता है, इंटीरियर में होता है, दिस मॉलिक्यूल इज इक्वली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल, सो द नेट फोर्स ओवर दिस मॉलिक्यूल इज शून्य, जीरो होगी। लेकिन जो टॉप फ्लोर पर रह रहे हैं उनके ऊपर कोई ऊपर से फोर्स तो है नहीं, उन पर सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लगती है। ऐसा कुछ शायद आपने सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि जो टॉप सरफेस के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा एक रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जिससे कि लिक्विड अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, यानी सरफेस के पार्टिकल में भी टेंशन है। ये मत सोचिए दुनिया में किसी को टेंशन नहीं है। सो इसका मतलब जो टॉप सरफेस के पार्टिकल हैं उन पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उन्हें खींचा जा रहा है। भाई तू मत जा, तू नीचे ही रह, यानी टॉप सरफेस के पार्टिकल को खींचा जा रहा है नीचे की तरफ से। दूसरा, ये जो ऊपर से वायुदेव हैं, हमारा जो एयर है, जो वायुदेव है वो भी पानी को दबा रहे हैं। भाई तू वेपर मत जनरेट कर। एयर जो है वो पानी को दबा रही है, उसको वेपराइज होने से रोक रही है, लेकिन सूर्यदेव अपनी गर्मी लगातार दिए जा रहे हैं। है तो जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो हीट करने से सबसे पहले जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, उनकी हीट एनर्जी बढ़ जाती है, और हीट एनर्जी बढ़ने से आप सभी जानते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो रुकेंगे तो है नहीं, वो तो भागना शुरू कर देते हैं। तो नीचे से मॉलिक्यूल गर्म होकर हीट एनर्जी लेकर ऊपर वाली सरफेस पे आ जाते हैं, यानी कि टॉप सरफेस के पार्टिकल की दो खास बात हो गई कि एक तो वो एनर्जी उनके पास ज्यादा है। जब आप पानी गर्म करते हैं किसी वेसल वगैरह में तो आप देखते हैं कि नीचे से पार्टिकल ऊपर आते हैं, है ना, तो उनकी हीट एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो टॉप सरफेस पर आ गए। तो टॉप सरफेस के पार्टिकल पे तो एनर्जी ज्यादा है और उन पर ऊपर की तरफ से फोर्स नहीं लग रहा है, उन पर रिजल्टेंट फोर्स
जो बल्क मॉलिक्यूल है उन पे तो जीरो है, लेकिन जो टॉप सरफेस के पार्टिकल होते हैं उन पे डाउनवर्ड की तरफ एक फोर्स लगता है। एयर जो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन में एयर का प्रेशर होता है 180 m, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी कह सकते हैं, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी कहा जा सकता है, 1.013 बार भी कह सकते हैं, या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या 10⁵ पास्कल भी कह सकते हैं, या 760 टोर भी कह सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। तो एयर प्रेशर लगा रही है इस समय, और वो नॉर्मल प्रेशर एयर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी पानी को दबाया जा रहा है। तो जो एयर है वो समुद्र के पानी को दबा रही है, नदी के पानी को दबा रही है, उसको वेपर बनाने से रोक रही है। लेकिन कब तक? आखिर किसी भी इंसान को दबाओगे तो कितना दबाओगे, कभी ना कभी तो उसमें उबाल आएगा। तो यहां पर नॉर्मली तो सन से जो हीट आ रही है वो पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं और वेपराइज होते हैं। लेकिन कौन से पार्टिकल वेपराइज हो रहे हैं? जो टॉप सरफेस के पार्टिकल हैं वो, क्योंकि उनके पास एक तो हीट एनर्जी ज्यादा है और उन पर नेट फोर्स जीरो है, उन्हें नीचे से खींचा जा रहा है, नीचे वाले पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब उनके पास सफिशिएंट हीट एनर्जी हो जाती है तो वो बगावत कर देते हैं। ये तो है लिक्विड फेज, और अब ये चले गए एयर में, तो ये बन गया हमारा वेपर फेज। तो ये पार्टिकल अपने सरफेस को छोड़कर, अपनी लिक्विड सरफेस को छोड़कर अब वेपर फेज में आ गए हैं। दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन, आप जानते हैं। तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल जा रहे हैं, बल्क के पार्टिकल नहीं जा रहे हैं। एक बार तो इनके पास सफिशिएंट हीट एनर्जी हो चुकी थी, इसलिए ये चले गए। अब क्योंकि कंटेनर ओपन है, कंटेनर ओपन है तो फिर वो तो भाग जाएंगे, प्रेशर किस पे लगाएंगे। लेकिन कहानी में क्लाइमेक्स अब आएगा। अगर ये सिस्टम क्लोज होता, क्लोज सिस्टम होता, तो अब बेचारे कहां जाएंगे? अब तो जाकर कंटेनर की वॉल से चिपक जाएंगे, जो ऊपर हमने ढक्कन लगाया हुआ है उससे चिपक जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अंदर वेपर बनते जा रहे हैं, पानी वेपराइज होता जा रहा है, वेपर बनते जा रहे हैं, और छोटे छोटे पानी के पार्टिकल मिल के पानी की बड़ी बूंदे बना रहे हैं। अब देखिए कहानी, सपोज कीजिए हमने यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, दिस इज कॉल्ड मैनोमीटर, विच इज यूज्ड टू मेजर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम मीटर यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैनोमीटर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्टार्टिंग में मैनोमीटर की रीडिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैनोमीटर की रीडिंग बढ़ती गई, फिर थोड़ी देर में कम होने लगी और फिर बाद में फिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर फिक्स किया हुआ था, लेट इट बी 50 डिग्री सेल्सियस। ऐसा मैं मान रहा हूं कि हमने 50 डिग्री टेम्परेचर फिक्स कर दिया और कुछ ही देर में मैनोमीटर की रीडिंग फिक्स हो गई। इसका मतलब प्रेशर फिक्स हो गया। कौन सा प्रेशर? जो ये वेपर लगा रहे हैं, जो भी प्रेशर ये वेपर लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में पानी के मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहे थे, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बन गई तो नीचे भी गिरने लगी, यानी कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया। अब जब टेम्परेचर फिक्स होता है, क्लोज्ड कंटेनर होता है, तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, और इक्विलिब्रियम हमेशा दो सब प्रोसेसेस के बीच में होता है। यहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन व्हेन बैलेंस्ड ईच अदर, ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो अब इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्रोसेस ऐसा लगता है कि रुक गया, ऐसा लगता है कि रुक गया, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो देखने में स्टैटिक लगता है, बट इट इज डायनामिक इंटरनली। अब मान लेते हैं कि सपोज कीजिए यहां पर 150 वेपर्स है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस समय 150 वेपर है, फिक्स्ड है वेपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी इवापोरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जितने मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहे हैं उतने कंडेंस हो जाते हैं। मान लो 30 मॉलिक्यूल ऊपर गए और 30 ही कंडेंस्ड हो गए, तो नंबर ऑफ वेपर तो फिक्स ही हो गए ना।
तो ये जो वेपर्स हैं इस समय पानी को दबा रहे हैं, तो जिस फोर्स के साथ वो दबा रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर आ गया, सपोज कीजिए 250 mmHg, ये वैल्यू मैंने अपनी तरफ से लिखी है, ठीक। सो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 250 mmHg है इस टेम्परेचर पर, ठीक। अब अपना मूड बदल गया है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी हीट सप्लाई करेंगे, तो ली चैटलर क्या कहता है, ली चैटलर कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन जाएगा किस डायरेक्शन में, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर एंडोथर्मिक। तो बताइए इवापोरेशन और कंडेंसेशन में कौन एंडोथर्मिक है, हीट दे के पानी के पार्टिकल इवापोरेट होते हैं, तो इवापोरेशन एक एंडोथर्मिक है। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक को फेवर मिलेगा, यानी कि और वेपर वेपराइज हो जाएंगे, टॉप सरफेस से और पार्टिकल वेपराइज हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। सपोज करो पहले इक्विलिब्रियम यहां था, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम कहीं और एस्टैब्लिश होगा, पोजीशन बदल जाएगी। तो मान लेते हैं अब वेपर हो गए 190, लेकिन क्योंकि दोबारा इक्विलिब्रियम आ गया है, ये सिचुएशन दोबारा अराइज हो चुकी होगी, 50 मॉलिक्यूल वेपराइज हुए और 50 ही कंडेंस्ड हो गए, तो नंबर ऑफ वेपर तो फिर से फिक्स्ड हो गए। ये फिक्स्ड वेपर इस फिक्स्ड टेम्परेचर पे वाटर की सरफेस पर जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर एट दिस टेम्परेचर। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि वेपर प्रेशर की एक फिक्स्ड वैल्यू एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर होगी, यानी वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप बोल देंगे कि वेपर प्रेशर तो है जी 400, लेकिन जब तक आप ये मेंशन नहीं करोगे कि किस टेम्परेचर पर, दैट इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। तो वेपर प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो 50 से 60 हुआ, यानी अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और बाहर का प्रेशर कितना है, इस ढक्कन के ऊपर प्रेशर कितना है 760, और अंदर का प्रेशर अब बढ़ रहा है, 250 से 320 हो गया। अब अपना मूड फिर से चेंज हो चुका है, अब हम 60 से 70 कर रहे हैं और हीट दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम को फिर से डिस्टर्ब करेंगे, इक्विलिब्रियम फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, हीट लेके फिर से एंडोथर्मिक जाएगा, इवापोरेशन को फिर से एक पुश मिलेगा, पार्टिकल और इवापोरेट होंगे, थोड़ी देर बाद फिर एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेट इट बी 230 नंबर ऑफ वेपर्स। ये मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर 60 मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं और 60 ही कंडेंस्ड हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेपर फिक्स्ड होंगे, और इन फिक्स्ड वेपर के थ्रू जो भी प्रेशर लगेगा दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, वो भी फिक्स्ड होगा। तो एक बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी आप लिक्विड को गर्म करते जा रहे हैं, ये लिक्विड में पानी मान के चल रहा हूं, नॉर्मल एकदम साफ पानी है, तो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कभी 500 भी होगा, कभी 600 mmHg भी होगा, तो बढ़ते 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 कभी 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी तो होगा, कभी तो होगा 760। किस टेम्परेचर पर होगा, किसी ना किसी टेम्परेचर पर होगा, और वही टेम्परेचर क्या कहलाया जाता है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाया जाता है। वो टेम्परेचर, the temperature at which the vapor pressure of liquid become equals to external pressure, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का अपना प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, ये है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये वो बॉइलिंग पॉइंट है जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 था, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm था। क्योंकि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस समय एक्सटर्नल प्रेशर कितना है। एक्सटर्नल प्रेशर कम ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। तो दो बातें हमारे समझ में आती हैं। पहली बात कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors of the liquid when the vapors are in equilibrium with the liquid phase। देखिए वेपर जो है वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है। When the vapors are in equilibrium with the liquid phase at constant temperature, this is the most important condition कि vapor pressure is the pressure exerted by the vapors over the liquid surface
when the vapors are in equilibrium with the liquid phase at constant temperature। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बात एक समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और बढ़ते 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 जब लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा तो दैट करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मैंने अभी बोला कि वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला फंक्शन जो हमने देखा, पहला फैक्टर कि वेपर प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलिए वेरी गुड। दूसरी बात हमने बॉइलिंग पॉइंट की समझी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब बाहर के प्रेशर के बराबर लिक्विड का अपना प्रेशर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फिर तीसरी बात आई स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है, 1 atm के करस्पॉन्डिंग किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। चलिए अब देखिए, लिक्विड के पार्टिकल वेपराइज हो रहे हैं, जितनी जल्दी वो वेपर बनाएंगे, जितनी जल्दी वो वेपर बनाएंगे उतनी जल्दी वो 760 अटेन कर लेंगे। जितनी जल्दी वो 760 अटेन करेंगे उतनी कम हीट पे अटेन करेंगे, उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब जैसे कि मान लीजिए अपने पास है वाटर और अपने पास है इथेनॉल, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, इसका अराउंड 80 या 81 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा? वेपर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट 760 mmHg। वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? 760 mmHg। तो जो काम वाटर 100 डिग्री पे कर रहा है वो काम इथेनॉल तो 81 डिग्री पे कर लेगा। तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? 760। इसका मतलब जो काम पानी ने 100 डिग्री पे किया वही काम अल्कोहल ने 80-81 डिग्री पे कर लिया है। तो अल्कोहल की वेपर बनाने की जो स्पीड है वो पानी से ज्यादा है ना। हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का बहुत ज्यादा होता है। तो अल्कोहल का फिलहाल यहाँ कम है, तो अल्कोहल के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी वीक है। जितनी जल्दी पार्टिकल एक दूसरे से अलग होंगे उतनी ही जल्दी तो वो वेपराइज होंगे, और जितनी जल्दी वो वेपराइज होंगे उतनी ही जल्दी वो 760 अटेन कर लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। इसका मतलब एक बात तय हो गई है कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करने जा रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है तो आपको बहुत हीट देनी पड़ेगी उन पार्टिकल को अलग करने के लिए, फिर जाकर वो वेपर बनाएंगे, तो बहुत हीट लगेगी, बहुत टाइम बाद वो 760 अटेन करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के, क्योंकि हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, हर लिक्विड के मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, सभी लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है। कोई बहुत जल्दी वेपर बनाएगा, कोई बहुत देर में वेपर बनाएगा, लेकिन एक बात तय है कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जैसे कि, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल का तड़का ना लगे तब तक किसी भी बात में स्वाद नहीं आता, और जब तक स्वाद ना आए जीवन में फिर तो मजा ही नहीं है। देखिए क्या करते हैं हम ले लेते हैं अल्कोहल, हम ले लेते हैं अमाइंस, हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, हम ले लेते हैं ईथर। आर का मतलब एल्काइल है, हम सेम टाइप के एल्काइल मान के चल लेते हैं। देखो हम ये जानते हैं कि यार यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। जहां पर भी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, जहां पर भी हाइड्रोजन फोन पे बात करता हुआ मिलेगा
दोस्तों समझ लीजिएगा वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमाइंस में भी है, कार्बोक्सिलिक में भी है, लेकिन ईथर में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच नहीं है। अब फ्लोरीन सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। अब यहाँ तो दो हैं ऑक्सीजन, तो इसको ऐसा करते हैं 1 2 3 4 मान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्बोक्सिलिक की, तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वहां पार्टिकल एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो उन्हें ओवरकम करने के लिए, दूर दूर करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट थर्ड यानी कार्बोक्सिलिक का हुआ। एल्कोहल और अमीन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का नाइट्रोजन, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का पोलर ज्यादा होगा, यानी कि अल्कोहल का होगा, यानी कि उसके बाद अमीन का होगा, और सबसे लास्ट में आ गया हमारा ईथर। मींस कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, अमाइन और ईथर, इस टाइप से एक सीक्वेंस बन रहा है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड होगा डेफिनेटली अट्रैक्शन ज्यादा होगी। देखिए जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं, लाइक इथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके थ्रू होगी, यहां पर इन दोनों के थ्रू होगी। ये है इथेनॉल एंड दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको गाड़ी में डाला जाता है, रेडिएटर में डालते हैं, कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं ताकि इंजन से जो गर्मी निकल रही है इंजन का दिमाग थोड़ा ठंडा रह सके। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और इथेनॉल, तो डेफिनेटली यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा होगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मतलब उसको ज्यादा हीट देकर वेपर बनाने पड़ेंगे, तो उसकी वेपर बनाने की जो स्पीड है कम है, यानी कि वॉलेटिलिटी कम है। वॉलेटिलिटी एक क्या टर्म है, वॉलेटिलिटी टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, दैट इज वॉलेटाइल। जो वेपर बनाए वो वॉलेटाइल, जो ना बनाए वो नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल, वॉलेटाइल टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, नॉन वॉलेटाइल जो वेपर ना बना पाए, जैसे कि शुगर, यूरिया, साडा गुल्लू, ग्लूकोज, इस तरह के जो सॉलिड हैं। नमक को कैसे भूल सकते हैं, नमक का फर्ज तो अदा करना ही पड़ेगा। ये सब क्या है, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, जो वेपर नहीं बना सकते उन्हें नॉन वॉलेटाइल। जितने लिक्विड हैं, चाहे पानी हो, चाहे मिथनॉल हो, चाहे इथेनॉल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सब अपने वॉलेटाइल होते हैं, वेपर बनाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो मैंने बोला कि जो जितनी जल्दी जल्दी वेपर बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी, जो जितनी जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देखो ईथर तो इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है कि धूप में रख दो तो बेचारा उड़ जाता है, बहुत जल्दी जल्दी वेपर बनाता है, ठीक है। लेकिन पानी इतनी जल्दी नहीं बनाएगा। हाँ, पानी से जल्दी अल्कोहल बनाएगा। अल्कोहल को आप धूप में रखोगे तो वो थोड़ा सा जल्दी पानी के कंपैरेटिवली जल्दी वेपराइज हो जाएगा। चलिए, तो अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की तो वो इसका हाई होगा, लेकिन अगर मैं बात वॉलेटिलिटी करूं तो इथेनॉल का वॉलेटाइल नेचर है ज्यादा एज कंपेयर टू इथाइलिन ग्लाइकोल। चलिए, वेरी गुड। तो कुछ फैक्टर हमने अभी कंसीडर कर लिए हैं। अब बात आती है एक्सटर्नल प्रेशर की। मैंने अभी बताया कि कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का अपना प्रेशर बढ़ते 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 एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो वो जल्दी बॉइल हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा है तो देर में बॉइल होगा। जैसे बोर्ड में आपको कहा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में, कि भाई आप लोगों को 33% पर पास होना है, तो 33% आपको लाने पड़ते हैं, 33 नंबर आपको लाने पड़ते हैं जस्ट टू क्रॉस दैट बैरियर। पास और फेल के बैरियर को क्रॉस करने के लिए 33 लाने पड़ते हैं। लेकिन बोर्ड कहते हैं नहीं यार, अब तो हम 80% पे पास करेंगे, तो बच्चों के होश उड़ जाएंगे, उनके ऊपर अब ज्यादा प्रेशर रहेगा। ज्यादा प्रेशर रहेगा तो उन्हें भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जस्ट पास होने के लिए, क्योंकि 80% पे अब सिर्फ पास होगा। यानी जब प्रेशर बढ़ा
तो आपको भी ज़्यादा लेबर करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। लेकिन बोर्ड ये अनाउंस कर दे कि नहीं 33 पे नहीं 20% पे पास कर देंगे, तो बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अब ज़्यादा बच्चे पास होंगे, कम मेहनत से बच्चे पास होंगे, क्योंकि अब कम है वो बैरियर, कम है वो थ्रेशोल्ड बैरियर कम है। तो एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उस लिक्विड को उतना ही ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाना पड़ेगा टू इक्वलाइज इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो अब जब आप हायर हाइट पे जाते हैं, आपका मूड करा कि चलो यार आज माउंट एवरेस्ट पर जाकर चाय पिएंगे, तो माउंट एवरेस्ट पर जैसे जैसे आप जा रहे हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर एयर कम होती है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। एयर कम है, ऑक्सीजन कम है, तो एयर का प्रेशर भी कम होगा, यानी वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कम है। एक्सटर्नल प्रेशर कम होने का मतलब क्या है, इस समय दिल्ली में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 760 है, लेकिन आप माउंट एवरेस्ट पे चले गए तो वहां एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। चलो मान लेते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर 500 mmHg है, तो 500 mmHg प्रेशर, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो जैसे ही पानी का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 500 mmHg होगा, वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। सपोज करते हैं इस बार बॉइलिंग पॉइंट पानी का आ गया माउंट एवरेस्ट पर 70 डिग्री, तो इसका मतलब ये होगा कि जब पानी 70 डिग्री अटेन कर लेगा, वंस द लिक्विड अटेन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं, वंस द लिक्विड अटेन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, then whatever be the heat supplied to the liquid, once the liquid attain its boiling point, then whatever the heat supplied to the liquid will not raise its temperature। अब लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब आप जितनी भी हीट देंगे वो सारी की सारी हीट उस लिक्विड को वेपर में बदल देगी। और कोई भी हीट, कोई भी एंथैल्पी आप जब डिफाइन करते हैं तो दोस्तों वो हमेशा 1 मोल के लिए करते हैं, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, और एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो, कोई भी एनर्जी हो 1 मोल के लिए डिफाइंड होती है। तो यहां पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री हो गया, यानी कि जब आप लिक्विड को गर्म कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो गया 70 डिग्री, तो आप उसको जितनी मर्जी हीट कर लीजिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आप जो भी हीट देंगे उसकी स्टेट को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर देगी, और 1 मोल लिक्विड को उसके वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देते हैं दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जी हां, एक बात और सामने आ गई, तो जब हम हायर हाइट पर गए एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल्टीट्यूड। आप जितना हायर हाइट पर जाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। अगर पानी के ऊपर दबाव कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो पानी भी जल्दी उस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, कम हीट पर आ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। दूसरी बात, मैंने एक और बात बताई कि जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है तो बॉइलिंग पॉइंट पर आप किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो उस लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो भी आप हीट सप्लाई करेंगे वो उसको फिजिकली चेंज कर देंगे लिक्विड से वेपर में। दैट इज कॉल्ड लेटेंट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हीट ए लिक्विड अबाउट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन को अभी हम चेंज करेंगे। फिलहाल अभी नॉर्मल बातें कर रहे हैं, पानी हमने बिल्कुल साफ लिया है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो it is impossible to heat a liquid above its boiling point. Once the liquid attains its boiling point, then whatever the heat supplied to the liquid will not raise its temperature. That heat will utilize to change its physical state from liquid to vapor, and the amount of heat required to convert 1 mole of liquid to vapor at its boiling point is called enthalpy change of vaporization. चलिए एक बात और क्लियर हो गई। तो ये बात हुई हमारी ऑल्टीट्यूड की, ये बात हुई हमारी एक्सटर्नल प्रेशर की। तो हमने ये देख लिया है कि कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को या वेपर बनाने की स्पीड को, वेपराइजिंग टेंडेंसी को अफेक्ट कर रहे हैं। कहीं टेम्परेचर आ गया, कहीं उसका नेचर आ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब
उसके नेचर से है। हर लिक्विड का नेचर अलग अलग है, कोई जल्दी वेपर बनाता है, कोई देर में बनाता है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसके नेचर पर यानी उसके वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के, और एक्सटर्नल प्रेशर क्योंकि हायर हाइट पे जाने पे कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो जितना आप हायर हाइट पे जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जितना हायर हाइट पे जाएंगे उतनी जल्दी वो अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लेगा। अब जैसे क्वेश्चन है वाइवा में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि क्या पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप जैसे 100 होता है उसको 90 या 80 कर सकते हैं लेबोरेटरी में? क्या लैब में भी पानी को आप 80 डिग्री पे बॉईल कर देंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए, रूम के अंदर एयर है और एयर का प्रेशर 180 होता है जो पानी के ऊपर लगता है। अगर हम इस रूम में एयर के प्रेशर को कम कर दें, हम कोई ऐसा वैक्यूम पंप लगा दें जो एयर को सक कर ले, जो एयर को सक करता जाएगा, जिससे क्या होगा, रूम में एयर की डेंसिटी कम होती चली जाएगी, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी लैबोरेटरी में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम किया जा सकता है। उसमें एक सक्शन पंप लगा के, एक वैक्यूम पंप लगा के पानी के बॉइलिंग पॉइंट को कम करेंगे, एयर को सक करेंगे, एयर की डेंसिटी को कम करते चले जाएंगे। चलिए, अब देखिए, अगर हम बात करें कि अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं अब, कि अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें, कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दे तो क्या होगा? अब देखिए, बहुत ही काम की बात पे आ रहे हैं। यह है अपना कंटेनर जिसमें हमने लिक्विड डाला हुआ है। लिक्विड का मतलब पानी से ही ले लीजिएगा अभी तो फिलहाल। तो अब देखिए, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो वेपर बनाएगा। किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड को हीट कीजिए, वो उसी टेम्परेचर पे वेपर बनाने लगता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर कम होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। सपोज करते हैं हम कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वेपर प्रेशर कितना है? 760 mmHg। ये सिर्फ पानी का प्रेशर है, सिर्फ पानी का, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। तो पानी के प्रेशर को P से डिनोट कर रहे हैं, P मतलब प्रेशर। अब क्योंकि ये प्योर है तो P नॉट प्योर है, इसमें कुछ और चीज नहीं मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी का अपना वेपर प्रेशर है। एंड वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे पानी का वेपर प्रेशर इतना है, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और पानी ने धूम मचा रखी है, पानी दबा के वेपर बना रहा है अपने दनादन दनादन। अब आपने क्या किया? आप देखते भी हैं चाय बनाते वक्त पानी गर्म हो रहा है, आप जैसे ही उसमें शुगर ऐड करते हैं पानी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, यानी कि पानी के जो वेपर बन रहे थे पहले वो एकदम से डिक्रीज हो जाते हैं जैसे ही आप शुगर ऐड करते हैं। जितनी ज्यादा शुगर आप पानी में ऐड करेंगे, पानी का कॉन्फिडेंस यानी पानी का वेपर उतने ही कम होते चले जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे ही आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, इस तरह का कोई भी आइटम आपने ऐड किया, तो पानी में तो खैर डिसॉल्व हो ही जाता है। पानी के अंदर इनफाइनाइट लेयर है, वो तो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो ही गया। तो टॉप सरफेस पर भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के कुछ पार्टिकल होंगे। ये है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। देखो, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मैंने दिखाया सरफेस पर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इट इज ओनली प्रेजेंट एट सरफेस, इट इज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट ओवर द लिक्विड। पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। बट क्योंकि इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल ही भागते हैं, तो मैंने सरफेस पर भी दिखाया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को। लेकिन अब देखिए, बाहर निकलने के लिए सॉल्वेंट के पार्टिकल को पहले के मुकाबले में कम एरिया मिल रहा है। जब एरिया ही कम नहीं मिलेगा तो कम पार्टिकल बाहर आएंगे, पार्टिकल कम आएंगे तो वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। टेम्परेचर नहीं चेंज किया अभी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टेम्परेचर जब पानी प्योर था तब 100 था, अब भी टेम्परेचर 100 है, लेकिन अब पानी प्योर नहीं है, अब वो सॉल्यूशन बन चुका है क्योंकि उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो अब मैं सॉल्यूशन का अगर प्रेशर निकालूंगा तो वो 760 नहीं होगा, इससे डेफिनेटली कम होगा। अब कितना कम होगा वो तो खुदा जाने, कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी शुगर ऐड की। वो हम आने वाले भविष्य में भी देखेंगे कि जितनी ज्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की अमाउंट डालते जाएंगे, वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया ब्लॉक होता जा रहा है।
कॉमन सी बात समझिए, एक क्लास में सपोज कीजिए 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, पीरियड ओवर हुआ, आपने पूरा गेट ओपन कर दिया, सारे बच्चे निकल जाएंगे केवल 1 मिनट में, ऐसा मान लेते हैं कि 1 मिनट में सारे बच्चे फुर्र हो गए, निकल गए। चलो अब हम दूसरी बात करते हैं, फिर से क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, पीरियड ओवर हो गया, लेकिन इस बार हम गेट को 25% ओपन करेंगे, 75% जो डोर है हमारा वो क्लोज रहेगा। तो अब बच्चों को बाहर निकलने के लिए कम एरिया मिल रहा है, तो बच्चों को बाहर निकलने में अब ज्यादा टाइम लगेगा, कम बच्चे बाहर आ पाएंगे, उतने ही समय में अब कम बच्चे बाहर आ पाएंगे। पहले 1 मिनट में 50 के 50 फुर हो गए थे, लेकिन अब 1 मिनट में 50 फुर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाहर निकलने के लिए कम एरिया मिल रहा है, यानी वेपर प्रेशर तो कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब आप चाहते हो कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिर से पहले वाले के बराबर हो जाए, तो हीट करना पड़ेगा। आप इस सॉल्यूशन को हीट कर दीजिए, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कभी तो बढ़ते बढ़ते 760 होगा, लेकिन जब आप हीट करोगे तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। पता चला जी ये तो 110 पर हुआ 760, तो ये क्या बन गया, बॉइलिंग पॉइंट बन गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का अपना प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर हम बार बार मान के चल रहे हैं कि अभी 760 है, तो जैसे ही आपने पानी में नमक डाला, शुगर डाली, यूरिया डाला, ग्लूकोज डाला, जितना ज्यादा डालोगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता चला जाता है। बात समझ आई? पानी में नमक डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आप गौर कीजिए कि जो एग हम बॉईल करते हैं, ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ एग हम हमेशा उस वेसल में जिसमें आप एग को बॉईल कर रहे हैं उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है। नमक डालने से क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि नॉर्मली पानी 100 डिग्री है, लेकिन अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सपोज करो 120 हो गया, तो 100 डिग्री के पानी में ज्यादा हीट होगी या 120 के पानी में ज्यादा हीट होगी? ऑब्वियसली बात है कि 120 डिग्री सेल्सियस के पानी में ज्यादा हीट है, ज्यादा हीट होगी तो वो एग को जल्दी बॉयल कर देगी। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, और वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, क्योंकि सरफेस पर एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल solute added to solvent. Solvent is volatile, कि जितना ज्यादा आप शुगर सॉल्ट ऐड करते जाएंगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, राइट। आपने एक बात और देखी होगी कि ऐसा एडवाइस किया जाता है कि खाना प्रेशर कुकर में बनाना चाहिए। ओपन कंटेनर के बदले खाने को अगर हम प्रेशर कुकर में बनाएं तो वो जल्दी बनता है, एनर्जी भी बचती है, जो सिलेंडर में हमारी गैस है उसकी कम कंजप्शन होती है, पैसे भी बचते हैं। आखिर ऐसा कैसे? तो आज ये राज हम खोल ही देते हैं, तमाम गृहिणियों को ये राज आज हम बता ही देते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान की गृहिणियां बहुत समझदार हैं, प्रेशर कुकर में ही बनाती हैं, लेकिन आप उसके पीछे की केमिस्ट्री हम समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए ये है अपना प्यारा सा प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर हमेशा एक ब्रांडेड ही लेना चाहिए, ISI मार्क्स वाला लेना चाहिए। तो कुछ ऐसा मान लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपके घर में कितने मेंबर हैं, उसी हिसाब से आप कैपेसिटी का लेंगे। चलिए ऐसा मान लेते हैं प्रेस्टीज का ले लिया, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो ऐसा ये लिया गया। आप जानते हैं यहाँ पर एक सीटी भी लगाई जाती है ना, और एक यहाँ पर रबर की इस तरह से रबर भी लगाई जाती है ताकि पूरी तरह इंसुलेट किया जा सके। अब जब आप खाना बनाएंगे, सपोज करो छोले बना रहे हैं, राजमा बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, जो भी आइटम आप बना रहे हैं, पानी डाल के बनाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि छोले सूखे बनाने लग जाओगे,
पानी डाला जाता है। क्यों डाला जाता है पानी? ताकि धीरे धीरे अंदर पानी जब गर्म होता है तो वो स्टीम जनरेट करता है। देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत हवा तो है ही, लेकिन यहाँ से जब स्टीम निकलकर इस एयर के साथ मिक्स होने लगती है, जैसे जैसे पानी को आप गर्म करेंगे पानी विल जनरेट स्टीम, वेपर बनाएगा। वो एयर जो भी ऊपर थोड़ी बहुत एयर थी उसके साथ वो मिक्सअप हो जाती है, प्रेशर अंदर बढ़ने लग जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर होगा ये प्रेशर कुकर फट जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है कि ये कुछ ना कुछ मैक्सिमम कितने प्रेशर को होल्ड कर सकता है। तो अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए स्टीम जो है वो पानी के ऊपर इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, और ये स्टीम अब क्या करती है, पानी को ही दबाने लग जाती है। जैसे नॉर्मली क्या था, एयर पानी को दबा रही थी जिससे पानी वेपर आसानी से नहीं बना पा रहा था। लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर क्या हुआ कि स्टीम जो जनरेट हो रही थी वही स्टीम पानी को अब दबा रही है। पानी के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, और पानी के ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी पानी को वेपर बनाने में अब इतनी आसानी नहीं हो रही है, क्योंकि पानी को दबाया जा रहा है। देखो अगर किसी आदमी को हम कहा जाए बैठ जाओ और खड़े हो जाओ तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन बैठने के बाद अगर उसके ऊपर 20 किलो का कोई वेट रख दें तो वो इतनी आसानी से खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर आपने प्रेशर बढ़ा दिया है। तो पानी के ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया, किसकी वजह से? स्टीम की वजह से। स्टीम कहां से आई? पानी से आई। यानी स्टीम पानी से ही निकल रही है और बाद में पानी को ही वेपराइज होने से रोक रही है। यानी जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही है। स्टीम पानी से ही निकल रही है और बाद में पानी को ही वेपराइज होने से रोक रही है। पानी के ऊपर प्रेशर बन गया, पानी को दबाया जा रहा है। अब ये जो हीट है ये पानी के अंदर दबाई जा रही है, ये हीट यूनिफॉर्मली पानी में जाती है और हमारे खाने को पका देती है। राइट? पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मान लो 150 डिग्री हो गया, तो 150 डिग्री के पानी में बहुत ज्यादा हीट होती है, वो खाने को बहुत जल्दी बना देगी। राइट? जब ज्यादा प्रेशर होता है तो ये पहली सीटी बज जाती है, यहां से पहली सीटी बजते ही गैस निकल गई, प्रेशर रिलीज हो गया। अब पानी के ऊपर प्रेशर कम हो गया, पानी के ऊपर दबाव कम हो गया क्योंकि स्टीम बाहर निकल गई। लेकिन थोड़ी देर में सीटी नीचे आ जाएगी, फिर से स्टीम, क्योंकि पानी के ऊपर प्रेशर कम हो गया तो पानी फिर से वेपर बनाएगा, फिर से स्टीम बनाएगा, फिर से स्टीम जनरेट हो जाएगी, फिर से पानी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, स्टीम फिर पानी के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएगी, फिर से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो पानी में फिर से ज्यादा हीट होगी, उस हीट से खाना और जल्दी पकेगा। फिर थोड़ी देर में दूसरी सीटी बज जाएगी। और लेडीज को पता होता है कि कौन सा फूड का आइटम कितनी सीटी पे बच जाता है, इसलिए घर में वो बोल देती हैं जी बंद कर देना, सीटी 3 सीटी लग गई है, बंद कर देना। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया जाता है प्रेशर कुकर के अंदर, जिससे कि खाना जल्दी बने, एनर्जी का लॉस बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर का रोल क्या है? टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर कुकर used to raise boiling point of liquid। लिक्विड का मतलब पानी ही है। चलिए ये तो कुछ बातें हुई। फिर आपने ये भी देखा है कि जो इवापोरेशन है, जब जितनी जल्दी लिक्विड इवापोरेट होगा उतनी जल्दी वो वेपर बनाता है। यानी कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो किस पर डिपेंड कर सकता है? एक फैक्टर और देख लेते हैं, और वो फैक्टर हम ले लेते हैं विंड वेलोसिटी, रेट ऑफ इवापोरेशन। देखिए रेट ऑफ इवापोरेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी। कैसे? देखिए आप सभी जानते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा जब जल्दी चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। या फिर अगर किसी दिन मान लीजिए आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है और वो गीली है और बाहर सूर्य देवता छुट्टी पर हैं, सूर्य देवता निकल नहीं रहे और आपको मॉर्निंग में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना, तो आप क्या करते हैं? पंखे के नीचे सुखाते हैं। इसका कारण क्या है? सपोज कीजिए ये आपने अपनी शर्ट सुखा दी है, सपोज कीजिए शर्ट है, ये किसी वायर पे सूख रही है और ये शर्ट के बटन है, राइट? तो शर्ट अभी सूख इसलिए नहीं रही क्योंकि सन नहीं है, राइट? अब इस शर्ट के अंदर जो पानी है, ये पानी है शर्ट के अंदर और बाहर एयर में भी पानी है। इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है।
यानी शर्ट से निकल के जो पानी एयर में जाएगा वही पानी एयर से शर्ट में आ जाता, तो शर्ट सूखती नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन है, और इक्विलिब्रियम एक टेंपरेचर पर होता है, टेंपरेचर फिक्स है क्योंकि सूर्य देवता है नहीं। लेकिन जब वायुदेव आएंगे बहुत तीव्र गति के साथ, जब हवा बहुत तेज चलती है, तो वो क्या करती है, इस शर्ट के चारों तरफ जो ह्यूमिडिटी है वो हवा उस ह्यूमिडिटी को अपने साथ लेके चली जाएगी, यानी कि एयर में जो ह्यूमिडिटी है अब वो शर्ट के अराउंड आगे चली गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। और लीच चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जहां पर भी कमी होगी इक्विलिब्रियम वहीं चला जाएगा। अब जैसे ही एयर में शर्ट के चारों तरफ पानी की कमी हुई, ह्यूमिडिटी की कमी हुई, शर्ट से निकलकर पानी बाहर आ गया, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया, शर्ट के अंदर से पानी का रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ गया, यानी अब शर्ट जल्दी सूख रही है क्योंकि हवा तेज चल रही है। तो समवेयर द रेट ऑफ इवापोरेशन डू डिपेंड्स अपॉन द विंड वेलोसिटी। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज्यादा जल्दी से जल्दी इवापोरेशन होता है। देखो, चाय आप एक कप में पिए और चाय को ही आप एक प्लेट में डाल के पिए तो प्लेट वाली जल्दी ठंडी हो जाएगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो यानी कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, इट इज रेट ऑफ इवापोरेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बट बॉइलिंग पॉइंट का सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारे तमाम हमने फैक्टर डिस्कस किए, जो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर, वॉलेटिलिटी, ऑल्टीट्यूड, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एडेड, रोल ऑफ प्रेशर कुकर, रोल ऑफ विंड वेलोसिटी एंड सरफेस एरिया, ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए जो कि वेपर प्रेशर को, बॉइलिंग पॉइंट को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट कर रहे थे। एक टेम्परेचर के साथ एक इक्वेशन है, मैं लिखवा देता हूं, दैट इज कॉल्ड क्लूसियस एंड क्लैप्रियन इक्वेशन। थोड़ा बहुत गलती हो भी सकती है। That is log P2 upon P1 is equal to enthalpy change of vaporization 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2, right? This is called Clausius and Clapeyron equation. देखिए, P1 and P2 are the vapor pressure at temperature T1 and T2. T1 पर इतना, T2 पर वेपर प्रेशर इतना, R आप जानते हैं गैस कांस्टेंट है, डेल्टा H दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर आपको इन सभी वेरिएबल में से सारे दिए हैं और एक साथ वन, तो आप एक वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं, वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेट करने को दिया जाएगा वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा वेपर प्रेशर का थ्योरेटिकली पूरी तरह ओवर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को, रिश्तेदारों में चैनल का रिकमेंडेशन दीजिए। आपके पॉजिटिव कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। प्लीज पॉजिटिव कमेंट कीजिए जिससे कि हम जैसे मानव भी मोटिवेट हो सके, और एक मोटिवेटेड इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में डालिए, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उसका तुरंत निवारण कर दिया जाएगा, उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, और हम पढ़ भी सॉल्यूशन रहे हैं। आपको इस वीडियो में जो भी पार्ट सबसे बेस्ट लगा हो प्लीज वो भी मुझे बताइए, और लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।